स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो पिछली क्लास में हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। तो आज इस क्लास में हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जॉब एनालिसिस इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टास्क, ड्यूटीज़ and responsibilities of the job. Critically analyze this statement in the context of employee performance. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं। एक तो हमें पहले इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दी है जॉब एनालिसिस की, और वो भी आधी इन्फॉर्मेशन ही दी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टास्क है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये किसका पार्ट है? ये जॉब एनालिसिस के जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन भी तो जॉब एनालिसिस में ही आता है। तो पहले अपने को इस वाली डेफिनेशन में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बाद में बोल रहा है ये कि क्रिटिकली एनालाइज करो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। इसका मतलब कि जॉब एनालिसिस एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो उसको इम्प्रूव करता है, लेकिन साथ ही में वो एज अ लिमिटेशन भी काम करता है। तो ये अपन ने जॉब एनालिसिस का जब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तब हमने उसके एडवांटेजेस डिस्कस किए थे कि क्या ये बेनिफिट देता है। जैसे कि जॉब क्लैरिटी लेके आता है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हायरिंग में अच्छी हेल्प करता है कि हम अच्छे साइंटिफिक तरीके से हायर करें। ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह एंड द कॉम्पनसेशन, इवैल्यूएशन, सब में ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करता है। लेकिन साथ ही में ये एज अ लिमिटेशन भी काम करता है। कैसे? जैसे जॉब बॉक्सिंग कर देगा, ठीक है, या फिर इनोवेशन को हैम्पर कर देगा, क्रिएटिविटी हैम्पर कर देगा। तो अपन ने इतने सारे उसके लिमिटेशंस भी पढ़े थे। ठीक है, तो अपने को क्रिटिकली एनालाइज में उसके बेनिफिट भी लिखना है और उसके लिमिटेशंस भी लिखना है। तो ऐसे करके अपने को ये वाला क्वेश्चन करना है। फिर ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग। तो अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग, वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में पढ़ा था। पहले अपने को करियर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बताना है, जैसे उसकी डेफिनेशन बता दी, फिर उसके बाद फीचर्स बता दिए, क्या बेनिफिट हैं इसके, और सक्सेशन प्लानिंग का भी सेम बता दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इनके दोनों के रिलेशनशिप बताने हैं। रिलेशनशिप में क्या करेंगे, हमने 3 उसके सिमिलैरिटीज़ पढ़ी थी और 3 ही उसके बेनिफिट पढ़े थे, तो अपने को ये सब मैंशन करना है। ठीक है, फिर देखो वर्कलोड फोरकास्टिंग पढ़ा अपन ने। वर्कलोड फोरकास्टिंग पढ़ा था किसमें? डिमांड वाले में पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव डिमांड जब हमें निकालनी होती है तब अपन ने ये वाला जो टॉपिक था ये पढ़ा था। तो इसके अंदर आपको फॉर्मूला लिखना है, अच्छा एक्सप्लेन करना है साथ में। विदाउट एग्जाम्पल्स तो कोई भी टेक्निक लिखनी ही नहीं है। अपन ने हर किसी टेक्निक का एक एग्जाम्पल डिस्कस करा ही है, तो वो एग्जाम्पल हमेशा मैंशन करना है। ठीक है, फिर है सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स। ये भी अपन ने अलग से पढ़ा था कि सक्सेशन प्लानिंग जो मैनेजर्स के लिए कैसे करी जाती है। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जैसे असेसमेंट हो गया, ठीक है, उनके लिए हिप्पो करके प्रोग्राम था, हाई परफॉर्मिंग पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, ऐसे इतने सारे अपन ने अप्रोचेस पढ़े थे। जैसे पिछली वाली क्लास में अपन ने ये अप्रोचेस पढ़े थे ना, बस एक तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हिप्पो, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय हो गया, क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटेंसी मॉडल हो गया, जॉब रोटेशन हो गया, मेंटोरिंग कोचिंग हो गया, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल असेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। साथ में सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, उसके बाद इम्पोर्टेंस, फिर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप का लिख दो। ठीक है, फिर इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है जिसके अंदर हमें हाई पोटेंशियल हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सक्सेशन, सीईओ सक्सेशन, लेकिन साथ में लिमिटेशन में कि फैमिली ओन बिजनेस है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट रहते हैं, इंटरनल कंपटीशन, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ अपन पढ़ रखे हैं। अपने को सक्सेशन प्लानिंग में सब चीज़ मेंशन करनी होती है। जितना आप उसको हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करोगे उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why do some organizations need more complex and comprehensive human resource planning system than others? And what kind of information might an HR planner want to collect about external labor market? Describe. अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वेरी क्यों करती है? क्यों करती है भाई? इसने आपको याद हो, इसमें अपन ने 12 पॉइंट्स पढ़े थे। 12 पॉइंट्स, इसमें से कोई से भी पॉइंट्स आप याद करो और उसे लिखो। जैसे कि अपन ने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वेरी कैसे करती है, एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी नई ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अलग तरीके से प्लान करेगी, वो रिक्रूटमेंट पे प्लान करेगी, ट्रेनिंग पे प्लान करेगी, ठीक है। और ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी वो रिटायरमेंट पे प्लान करेगी। फिर नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है या आईटी है, ठीक है। और ऑटोमेशन के लेवल पे, जॉब रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि हम कैसी जॉब डिमांड कर रहे हैं। फिर जो कितने लेवल ऑफ स्किल अवेलेबल टू द यूथ
इस कंट्री में कितना है, लेबर मार्केट क्या है, फिर गवर्नमेंट की क्या लेबर पॉलिसीज़ है, क्या वो स्ट्रिंजेंट है या फिर वो लिबरल है, या फिर मार्केट कैसा है, कैपिटलिस्ट है या फिर सोशलिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी हुई है, ये अपने को मेंशन करनी है कि इन फैक्टर्स की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो वेरी करती है, वो इसलिए हर किसी के लिए कॉम्प्लेक्स होती है, किसी के लिए ईजी होती है। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन माइट एन HR प्लानर वांट टू कलेक्ट अबाउट एक्सटर्नल लेबर मार्केट। ये क्वेश्चन ना ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है। अब खुद सोचो कि लेबर मार्केट से हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इमेजिन कि तुम HR मैनेजर हो, तो फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देखोगे। अब इन्फॉर्मेशन देखोगे कि भाई लेबर मार्केट में वेजेस के रेट क्या चल रहे हैं, तो और गवर्नमेंट ने क्या सेट कर रखे हैं वेजेस कि लेबर कोड कैसा है, बहुत स्ट्रिंजेंट है, लिबरल है, या फिर आप ये देख सकते हो इकोनॉमी कैसी चल रही है, रिसेशन में चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है या फिर बूम चल रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, स्टैंड ऑफ लिविंग क्या है लेबर का, ट्रेड यूनियन का लेवल क्या है। तो अब ये सारी चीज़ें क्या करोगे, ये लेबर मार्केट के बारे में गैदर करोगे। कंपटीशन का क्या लेवल है कि कॉम्पिटिटर जो है वो कितना मार्केट में लेबर को पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, इसके पे कोई पॉइंट्स लिमिटेशन नहीं है। जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं इन्हें लिख लेना आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। जॉब एनालिसिस टिपिकली प्रोड्यूस मेयरली अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच वर्क एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म, क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। 2 मिनट सोचो क्या पूछ रहा है ये वही पूछ रहा है जो 2009 में आया था। भाई जॉब एनालिसिस क्या कर रहा है, सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करता है क्या? नहीं, वो जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करता है। वो सिर्फ जॉब, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, टाइटल्स, इनके अलावा साथ में जॉब स्पेसिफिकेशन दैट इज़ ह्यूमन रिक्वायरमेंट भी तो उसका एक आस्पेक्ट है। तो अपने को यही लिखना है। तो पहले अपने को लिखना है कि हाँ ये सही है जो आपने कहा, लेकिन दिस इज़ पार्शियली ट्रू बिकॉज इट ऑल्सो इंक्लूड्स जॉब स्पेसिफिकेशन आस्पेक्ट एंड एक्सप्लेन दैट। क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है तो अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव सबके लिख के आना है, ठीक है। फिर है वाई आर वर्कर्स नॉट मोर प्रोएक्टिव इन जॉब एनालिसिस प्रोग्राम दो इट इज़ मोर हेल्पफुल इन देयर पॉसिबल डेवलपमेंट इन कंपैरिजन टू मैनेजर्स। आइडेंटिफाई द रीजंस एंड ऑफर सजेशन टू मेक जॉब एनालिसिस मोर रेलेवेंट एंड इफेक्टिव। अब देखो इसमें क्या है, जब अपन ने लिमिटेशन पढ़ी थी जॉब एनालिसिस में तो अपन ने पढ़ा था कि भाई जो वर्कर्स है वो कोऑपरेट नहीं करते। क्यों? वो प्रोएक्टिव नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनके अंदर फियर ऑफ इनर्शिया होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार जब जॉब एनालिसिस होगा तो हमारी सैलरी कम हो जाएगी, या फिर हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर हमारे पास हमारी जो ग्रुपिंग है उसमें चेंज हो जाएगा, जो हमारे जो ग्रुप हमारे जो कलीग्स हैं हमें उनसे सेपरेट कर दिया जाएगा, या फिर हमें किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, हमें ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हमारा टाइम जाएगा, हमारे एफर्ट जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो फियर ऑफ इनर्शिया होता है, फियर ऑफ चेंज होता है, इसकी वजह से जॉब एनालिसिस में वो कोऑपरेट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन कि जॉब एनालिसिस को हम अच्छी तरीके से ऑन द ग्राउंड लेवल ढंग से कर नहीं पाते, ठीक है, उसमें हमेशा लैग रहता है। तो आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफर सजेशन, आपको सजेशन ऑफर करना है। तो अपन ने जो सजेशन पढ़े थे, रेमेडीज़ पढ़ी थी कि जब भी आप जॉब एनालिसिस करोगे तो ट्रेनिंग दो, एनालिस्ट को ट्रेंड बनाओ, साथ ही में उनको एश्योर कराओ, आप हर एम्प्लॉयज़ की इनपुट लो उन लोगों का, ठीक है, उनको इन्वॉल्व करो इन जॉब एनालिसिस प्रोसेस के, इंटरव्यू लो, ऑब्जर्वेशन अच्छे से करो, ठीक है, डायरी या लॉग मेथड अपनाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है कि अपने जॉब एनालिसिस में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ। जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस हो गई, या फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग हो गई, या फ्लेक्सिबल डायनामिक जॉब्स या टाइटल्स हो गए। तो दिस विल हेल्प कि बेटर आप जॉब एनालिसिस डिज़ाइन कर पाओ, ठीक है। 2015 में पूछा है कंपेयर टू फैक्ट्री वर्कर इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर साइंटिस्ट एंड एमर्जिंग वर्किंग इन research and development department. Comment, how does the HR department help management to address these challenges effectively? अब इसमें क्या पूछा है कि अनदर लिमिटेशन ऑफ जॉब एनालिसिस है कि अपन ने जब लास्ट पॉइंट याद करो चैलेंजेस में पढ़ा था कि दिस इज़ नॉट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है कि भाई आप इनकी जो जॉब है वो लिमिट नहीं कर सकते, टास्क लिख नहीं सकते कि भाई रिसर्च में आपको ये टास्क करने हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उनका एक तो टास्क नॉन क्लरिकल, नॉन रूटीन टास्क होता है, उनका बहुत डायनामिक इवॉल्विंग टास्क होता है, साथ ही में
आप उनके जो आउटपुट है वो मेजर नहीं कर सकते कि आप अगर इतना एफर्ट डालोगे 8 घंटे काम करोगे तो आपको 10,000 यूनिट्स मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उनके जो आउटपुट है वो वेरी करते रहते हैं, क्या पता कोई रिसर्च फेल हो जाए, क्या पता कोई बहुत ही सक्सेसफुल हो जाए, और विद इन 1 ईयर के ऐसा तो है नहीं कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर रिसर्च कंप्लीट हो ही जाएगी, इट मे टेक सेवरल ईयर्स। तो दीज आर द रीज़न कि हम जो साइंटिस्ट है या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ की जॉब बॉक्सिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर अब कैसे इसको हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, वही जो अपन ने रेमेडीज़ पढ़ी थी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस लेके आओ, इनको इन्वॉल्व करो, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ, ठीक है। तो वही जो अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे वो बेस है, वो हर जगह अपने को लिखने हैं, ठीक है। मैंने हर एक क्वेश्चन को देख के तब वो पॉइंट्स बनाए हैं जो हर क्वेश्चन में फिट हो पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ वर्ड पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिक ड्यूटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट अ गिवन जॉब और पोजीशन। ये सही बात है, इसमें जॉब एनालिसिस थी, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बोल रखा है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन यही होता है कि रिलेशनशिप बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, स्पेसिफिक ड्यूटीज़ भी बता दी। डिस्कस द मेजर क्राइटेरिया फॉर अ वेल मेड जॉब डिस्क्रिप्शन दैट लिंक दी अंडरलाइन फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछ चुकी है कि गुड जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। अभी बता रहा है कि आप क्राइटेरिया बताओ कि आप कैसे गुड जॉब डिस्क्रिप्शन को फ्रेम कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन गुड कब होगा या फिर अच्छा कब होगा, जब वो स्पेसिफिकली डिटेल्ड में मेंशन होगा, यानी कि आप हर चीज़ बहुत डिटेल में मेंशन करो। अब देखो क्या क्या आता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे टाइटल से, तो अपन लिखेंगे कि भाई टाइटल स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम से एक्सप्लिसिट होना चाहिए, किसी भी उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टाइटल है, फिर जो ड्यूटीज़ है, ड्यूटीज़ फिक्स होनी चाहिए, वो एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए, सारे टास्क मेंशन होने चाहिए। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। फिर अथॉरिटी लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो प्लेस इन हायरार्की है वो उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, वो भी क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए ताकि किसी भी उसको जॉब क्लैरिटी मिल पाए, ठीक है। तो रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ड्यूटीज, टास्क, टाइटल, ये सब चीज़ें क्या बनाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो बस अपने को 1-2 जो एडवर्ब्स है ना, एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स, वो अपने को मेंशन करने हैं। तो ऐसे करके हम एक गुड जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन कर पाएंगे। साथ ही में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक एग्जाम्पल लेके चलो। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इट कुड बी एनीथिंग, कैशियर ले लो या फिर फाइनेंस मैनेजर ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन एक एग्जाम्पल लेके चलो कि कैशियर है तो उसका आप जॉब टाइटल अब मेंशन करो कि हाँ इसको ये टाइटल होना चाहिए, इसके टास्क 3-4 मेंशन कर दो, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन कर दो, इसकी अथॉरिटी मेंशन कर दो, फिर इसका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वो किसको रिपोर्ट करेगा, कौन इसे रिपोर्ट करेगा। तो ये सारी जब एग्जाम्पल लेके आप मेंशन करोगे तो आप तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना 2 या 3 पे सेटल हो जाना, ठीक है। फिर है ब्यूरिक-स्मिथ मॉडल फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड। ये भी अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है एज अ टेक्निक। तो ये टेक्निक पे देखो कितने क्वेश्चंस पूछ लिए। तो जब अपन ये करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को एग्जाम्पल लिखना होता है और फॉर्मूला। इसके बिना तो पूरा क्वेश्चन अधूरा है। तो फॉर्मूला लो, उसमें एग्जाम्पल पुट करो, वैल्यू पुट करो और फिर उसके बाद इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर है जॉब साइकोग्राफिक मेथड, ये भी अपन ने पढ़ रखा है। तो इसमें भी आपको एग्जाम्पल लेना है और क्या लेना है, ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ लाइक वी डिड, ठीक है। फिर 2018 में डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। In the light of this statement, evaluate various techniques, especially applicable to the service industry. ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है, पूरा की पूरा एज इट इज़ पूरा पढ़ा हुआ है। तो आपको ये भी देखो रिपीटेड। तो टेक्निक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, अपन ने हर टेक्निक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करी है, सारे एग्जाम्पल्स के साथ जो फॉर्मूले हो सकते थे वो अप्लाई किया है। इसीलिए अपन ने इसको तो कॉम्प्रिहेंसिवली, क्योंकि ये कितना फेवरेट टॉपिक है, सिर्फ टेक्निक से ही रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिवली भी, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन 10 मार्क्स में, तो बहुत ईजी है, कौन से पूरा बताना है कि जॉब एनालिसिस का ये पार्ट होता है, फिर इसके क्या फीचर्स हैं, क्या कंटेंट आते हैं, इसके बेनिफिट्स, इसके लिमिटेशंस एंड फिर इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, पूरा कॉन्सेप्ट, जितना हो सके उतनी वाइडिंग
हेडिंग्स डालना, ठीक है, मतलब उसको जितना हॉरिजॉन्टली आप एक्सपैंड कर सकते हो उतना करना। फिर है जॉब एनालिसिस यूजफुल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट फॉर ऑल पर्सनल एक्टिविटी। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द पर्पस एंड मेथड्स ऑफ द जॉब एनालिसिस। सिंपल क्वेश्चन है, सारे कवर हैं। अब एक बात नोटिस करो कि सारे के सारे क्वेश्चन अपनी स्लाइड से ही आ रहे हैं, चाहे घुमा फिरा के आ रहे हो, लाइन चेंज हो रही हो, लेकिन जो बेस है वो है अपनी स्लाइड्स, वो है अपनी जो नोट्स हैं। तो इन नोट्स को और जितना थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू पॉइंट्स ऐड कर सकते हो बेटर है, लेकिन ये बेस है, इसको कभी मत, इसको जितना रिवाइज कर सको उतना एक्टिवली रिवाइज करना, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द प्रोसेस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन इज डिपेंडेंट ऑन जॉब एनालिसिस एंड रिलेटेड जॉब रिक्वायरमेंट्स। इसमें ये बोला गया है कि जॉब स्पेसिफिकेशन है वो जॉब एनालिसिस पे कैसे डिपेंडेंट है। तो भाई जॉब स्पेसिफिकेशन खुद जॉब एनालिसिस का एक पार्ट है। कैसे कि अपन ने पढ़ा था ना कि जॉब एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जो भी जॉब एनालिसिस डेटा इकट्ठा करता है वो जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए तो काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, टाइटल, रिलेशनशिप, अगर हम ये इसको गैदर कर पा रहे हैं उसके बेसिस पे तो हम देखेंगे कि भाई इनको फुलफिल करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं जॉब डिस्क्रिप्शन वाली, जॉब एनालिसिस वाली, वो बेस बनाती है किसके लिए, जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ गुड जॉब डिस्क्रिप्शन, लिस्ट सम मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन। What is good job description? You already know, we have discussed in detail. Now methods उसके क्या है कलेक्ट करने के, it will be the same as of job analysis जो अपन ने पढ़ा था, that is questionnaire, interview हो गया, observation हो गया, diary log method हो गया, job psychographic method हो गया, motion study हो गई, ठीक है। तो ये सारे अपने को वही मेंशन करने हैं जो अपन ने जॉब एनालिसिस में पढ़ा था। फिर है 2020 वाला कि जॉब एनालिसिस मेनली एंड एसेंशियली अ डेटा कलेक्शन प्रोसेस। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एलैबोरेट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। भाई रिपीटेड क्वेश्चन आ गया कि अपने को सारे जो मेथड्स है, टेक्निक्स है जो डेटा कलेक्शन के हेल्प में आती है वही अपने को लिखनी है। फिर है कंपेयर पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनएयर विथ मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनएयर। PAQ और MPDQ ये भी अपन ने पढ़ा हुआ था। ये क्वेश्चन जो था, मतलब यहाँ तक तो कॉमन क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि ये क्वेश्चन कभी ऐसे डिटेल में इतना पूछा नहीं गया था। ये जो क्वेश्चनएयर के मेथड्स हैं ये क्वेश्चन पूछने के बाद हाईलाइट हुए थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपन हर किसी टेक्निक के अंदर बहुत ज़्यादा ही घुस पाए कि कंपैरिजन ही पूछ ले। अगर हम PYQ भी कर लेते हैं तो भी बहुत इनफ है, लेकिन अगर ऐसा कोई एक्सेप्शनल PYQ आता है तो देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट योर एनर्जी ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड वंस इन अ वाइल, रादर वी शुड इन्वेस्ट आवर एनर्जी ऑन दोज क्वेश्चन विच आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, ठीक है। फिर अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियली कंसर्न विद मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ स्कार्स टैलेंट। भाई जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपन ने पढ़ा था तो पहली लाइन ऑब्जेक्टिव की क्या पढ़ी थी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम करते हैं। तो दिस इज़ आस्किंग व्हाट, दिस इज़ बस अदर, इसने लैंग्वेज बदल ली बट ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जानना चाहता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, क्या इसके बेनिफिट है, क्या लिमिटेशन है, अपने को ये पूरी चीज़ें मेंशन करनी है। फिर आते हैं इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल जॉब स्पेसिफिकेशन। ये क्या बोल रहा है कि जॉब स्पेसिफिकेशन के इम्पैक्ट बताने, बट किसके, ट्रेडिशनल के। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल जॉब स्पेसिफिकेशन? कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है फिक्स। जब हम जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल फिक्स कर लेते हैं कि भाई PhD चाहिए तो बस PhD चाहिए, इससे तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स हमें नहीं चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, PhD की डिग्री नहीं है, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, चाहे आपके पास कितनी अच्छी स्किल्स हो। तो अगर ये क्या है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, तो हमें इसके नेगेटिव्स लिखना है जो अपन ने लिमिटेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़े थे। तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन के नेगेटिव क्या थे कि भाई जॉब बॉक्सिंग हो जाती है, आप इसके डिग्री पे ज़्यादा फोकस करते हो, ये आपकी इनोवेशन क्रिएटिविटी को हैम्पर करता है, ठीक है। तो यही पॉइंट्स आपको लिखना है। फिर है हाउ इज़ जॉब डिज़ाइन डिफरेंट फ्रॉम जॉब एनालिसिस। तो अपन ने इसका पूरा कंपैरिजन टेबल फॉर्मेट में देखा था, आपको वही लिखना है। फिर है डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। We have done this very comprehensively, we have done this. Describe the relationship between activities of performance appraisal and job analysis. Now ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि तब आप इसको ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाओगे, समझ पाओगे। तो ये क्वेश्चन बस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया,
बट वी विल डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दैट अपकमिंग चैप्टर्स. ठीक है. फिर है अ गुड जॉब डिस्क्रिप्शन लीड टू इम्प्रूव्ड एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन. एक्सप्लेन. अगेन गुड जॉब डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब सिंपल ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के हमको बेनिफिट्स बताने. ठीक है, इजी. फिर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. हाँ, क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेस बनाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए. पहला स्टेप ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ही तो है. ठीक है. इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट लाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. जो भी अपन ने अच्छे से कवर कर लिया है, तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए अपने को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ अपने को पीपीटी जो है, अपने नोट जो है, उस पर स्टिक रहना है, उनको अच्छे से याद करना है. सारे क्वेश्चन उसके आसपास ही घूमते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है. तो ऐसे आपका जो सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, वो कंप्लीट होता है. अब हम कल स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक दिस सेशन.